Okay, so in the last lecture we have seen some important polymers. उस पे हमने lastly क्या देखा था, बकेलाइट देखा था और मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड रेसिन या पॉलीमर देखा था. फाइन. नाउ अब आगे चलते हैं. नेक्स्ट पॉलीमर इज बोना एस रबर. ठीक है, द नेम ऑफ द पॉलीमर इज बोना एस रबर. अब देखो रबर है, याद करो हमने रबर पहले भी पढ़ चुका है. दैट इज माय नेचुरल रबर. याद है 2-methyl 1,3 ब्यूटाडाइन या वी कैन से आइसोप्रीन. याद होगा सबको. तो अब ये भी एक रबर है बट दिस इज द सिंथेटिक रबर. यस, सिंथेटिक रबर मतलब क्या, मैन मेड है. हमने इसको क्या लैब्स में बनाया है. ये जो रबर ट्री है उसके अंदर से नहीं मिला बल्कि हमने इसको लैब में बनाया. तो अब देखो जो बोनाइस रबर है उसका एक और नाम है, उसको कमर्शियल नेम इज SBR. SBR याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है. दिस इज द कमर्शियल नेम ऑफ बोनाइस रबर. तो S स्टैंड फॉर स्टाइरिन, B स्टैंड फॉर ब्यूटाडाइन एंड R स्टैंड फॉर रबर. सो SBR का फुल फॉर्म क्या है, स्टाइरिन ब्यूटाडाइन रबर. अच्छा, अब ये नाम क्यों है, इसलिए कि जो बोना इस पॉलीमर बनाने के लिए जो मोनोमर्स लगते हैं ना, वो मोनोमर्स कौन कौन से हैं. एक है 1,3 ब्यूटाडाइन, दूसरा है स्टाइरिन. तो रिमेम्बर इट इज अ कोपॉलीमर which is made up by two monomers. फर्स्ट मोनोमर क्या है 1,3 ब्यूटाडाइन, इस वजह से ब्यूटाडाइन आया. दूसरा क्या है स्टाइरिन, इस वजह से स्टाइरिन आया. सो दिस इज स्टाइरिन ब्यूटाडाइन रबर. नाउ व्हाट इज 1,3 ब्यूटाडाइन. 1,3 ब्यूटाडाइन देखो ये स्ट्रक्चर है. ब्यूटा है मतलब 4 कार्बन होंगे, 1 2 3 4. डाइइन, डाइइन मतलब 2 अल्कीन ग्रुप होंगे. कौन कौन सी पोजीशन पर, 1 और 3rd. तो फर्स्ट और 3rd कार्बन पर क्या होंगे हमारे पास, अल्कीन डबल बॉन्ड्स होंगे. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ 1,3 ब्यूटाडाइन. स्टाइरिन क्या होता है, सिंपल सी चीज है. स्टाइरिन में क्या करो, हमारे पास जो इथीन हो, लेट्स से ये इथीन है CH2, तो इसकी एक हाइड्रोजन निकालकर इसके साथ जो है बेंजिल ग्रुप या फिनिल ग्रुप को क्या कर दो, ऐड कर दो. सो यू विल गेट द स्टाइरिन. तो स्टाइरिन का स्ट्रक्चर क्या है, CH डबल बॉन्ड CH2 और इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करो किसके साथ, फिनिल ग्रुप के साथ. आगे बात समझ में. तो ये हो गए इसके मोनोमर्स. अब इनको बनाने का मेथड बिल्कुल सिंपल है. देखो डबल बॉन्ड आ गए तो कंडेंसेशन कुछ नहीं होगा, डायरेक्ट क्या होगा, एडिशन होगा. अब एडिशन होगा कुछ इस तरीके से कि इसका एक जो है बॉन्ड ब्रेक होगा. अब इसकी वैलेंसी फ्री हुई, ठीक है. इसका बॉन्ड ब्रेक होगा, इसकी वैलेंसी फ्री हुई. ये दोनों आपस में मिलकर क्या करेंगे, बीच में डबल बॉन्ड बनाएंगे और ये इधर से ज्वाइन होगा. आई बात समझ में. एकदम सिंपल है. चलिए पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं क्या करता हूँ आगे बताता हूँ. इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं क्या करता हूँ इसको आगे की तरफ लेके चलता हूँ. ओके, अब देखो इसको मैं ऊपर की तरफ बताता हूँ. यहाँ पर देखिए, दिस इज माई डबल बॉन्ड, दिस इज माई डबल बॉन्ड. ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ, इसकी एक वैलेंसी फ्री हुई, इसकी फ्री हुई. इसी तरह ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, इसकी वैलेंसी फ्री हुई, इसकी फ्री. अब ये दोनों क्या करेंगे, आपस में मिलकर डबल बॉन्ड बनाएंगे. तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा. ये फ्री वैलेंसी वाला, दिस इज माई CH2, यहाँ पर हो जाएगा CH डबल बॉन्ड CH और यहाँ पर हो जाएगा CH2. अब ये वैलेंसी इसकी यहाँ से निकली. सिमिलरली स्टाइरिन में क्या होगा, देखो ये डबल बॉन्ड क्या होंगे, ये ब्रेक होंगे. तो ये कार्बन की एक वैलेंसी निकलेगी, ये कार्बन की एक वैलेंसी. अब ये वाला कार्बन इसके साथ ज्वाइन होगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा CH, नीचे क्या आ गया C6H5 और ये वाला कार्बन CH2 ग्रुप के साथ एक फ्री वैलेंसी इस तरीके से बनाएगा. अब देखिए इस तरफ ब्यूटाडाइन है तो ये वाले कार्बन के साथ इस तरफ का मॉलिक्यूल अटैच होगा. ये वाला एक स्टाइरिन इधर अटैच होगा और इस स्टाइरिन के बाजू में एक ब्यूटाडाइन इधर अटैच होगा. तो इस तरीके से क्या बन जाएगा, पॉलीमर. तो अगर इनके n मॉलिक्यूल्स लेते हैं, इसको कुछ इस तरीके से n मॉलिक्यूल इसके लिया मैंने, इसी तरह n मॉलिक्यूल्स इसके लिया, तो हमको जो n मॉलिक्यूल मिलेंगे दैट इज मिलेंगे किसके, बोना एस के. आगे बात समझ में. एकदम सिंपल है, एडिशन हो रहा है. डबल बॉन्ड अकॉर्डिंगली ब्रेक करो और इन दोनों मॉलिक्यूल्स को क्या कर दो, आपस में ज्वाइन कर दो. यू विल गेट द बोना एस रबर. ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं. ठीक है, ये जो प्रॉपर्टी बेसिकली ये है क्या, ये तो रबर है तो इट इज द हाई स्ट्रेंथ रबर. इसकी जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ होती है हाई स्ट्रेंथ देन नेचुरल रबर है ना. नेचुरल रबर जो होता है वो बहुत ही वीक होता है और ये जो सिंथेटिक रबर हमने बनाया इसकी स्ट्रेंथ बहुत हाई होती है. और दूसरी चीज, इट इज रेजिस्टेंट टू एब्रेशन. इट इज रेजिस्टेंट टू एब्रेशन. एब्रेशन मतलब क्या,
है ना। कोई भी चीज देखो, जैसे लेट्स से कोई भी चीज घसती है ना, रगड़ से घसती है। जैसे टायर देखो, टायर इतना लंबा चलते है उसके बाद घसते हैं ना यार, तो टायर के अंदर क्या होता है, रगड़ से या घसने से वो क्या करता है, अपने को रेजिस्ट करता है। इसलिए ये प्रॉपर्टी की वजह से बोना इस जो यूज होता है वो टायर इंडस्ट्री में यूज होता है। अब ऐसा तो है नहीं कि एब्रेशन रेजिस्टेंट है तो हमेशा एब्रेशन कभी होगा ही नहीं, होगा स्लो होगा। तो अगर बोनस या कोई दूसरा, अगर हम लोग जो है टायर किट के अंदर कोई दूसरी चीज यूज करेंगे ना, तो उसके अंदर एब्रेशन बहुत जल्दी आ जाएगा। इसका कब आएगा, थोड़ा देर से आएगा। इसलिए देखिए ना कितनी हेवी व्हीकल्स को टायर संभालता है और काफी दिनों तक टायर चलता है। सो क्यों, बिकॉज इट इज रेजिस्टेंट टू एब्रेशन, दैट्स व्हाई मेनली इट इज यूज्ड इन टायर इंडस्ट्रीज, है ना। इसी तरह हमारे जो शू के सोल्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, बेसिकली इससे बनाए जाते हैं ताकि रबर सोल्स भी, उनके अंदर भी क्या होता है, एब्रेशन कम होता है, जल्दी वो घसते हैं। आई बात समझ में। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉलीमर इज नियोप्रीन। सॉरी, नेक्स्ट पॉलीमर इज नियोप्रीन। ठीक है, द नेम ऑफ द नेक्स्ट पॉलीमर इज नियोप्रीन। नियोप्रीन, ठीक है, नियोप्रीन। इट इज अगेन अ सिंथेटिक रबर। ये भी क्या है, रबर की कैटेगरी है। इट इज अगेन अ सिंथेटिक रबर। अब इसके अंदर जो मोनोमर, ये बहुत ज्यादा सिमिलर है हमारे नेचुरल रबर से। नेचुरल रबर में हम सबको याद होगा हम लोग क्या यूज करते थे, 2 मिथिल 1,3 ब्यूटाडाइन। तो नियोप्रीन का जो मोनोमर हम लोग यूज करेंगे, वो यूज करेंगे इंस्टेड ऑफ मिथिल हम लोग सिर्फ कौन सा ऐड कर देंगे, 2 क्लोरो। बाकी सारा वही रहेगा 1,3 ब्यूटाडाइन। तो जैसा नेचुरल रबर का आइसोप्रीन हम लोग यूज करते थे, आइसोप्रीन में 2 मिथिल होता था। तो सेम चीज जो हम लोग नियोप्रीन में क्या यूज कर रहे हैं, 2 क्लोरो। इंस्टेड ऑफ मिथिल ग्रुप वी आर एडिंग 2 क्लोरो 1,3 ब्यूटाडाइन। ये भी क्या है, होमोपॉलीमर है, क्योंकि सिर्फ एक ही मोनोमर यूज होता है। अब देखिए स्ट्रक्चर बनाता हूं मैं, 1 2 3 और 4 कार्बन हो गए, ब्यूटा हो गया, डाइन मतलब 1,3 डाइन मतलब फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पर क्या है, अल्कीन का पार्ट है। और 2 क्लोरो, अगर यहाँ से देखें तो 1 2, इस पर कौन सा ग्रुप अटैच है, क्लोरीन का ग्रुप। नेचुरल रबर के आइसोप्रीन में यहाँ पर क्या होता था, मिथिल ग्रुप। सिर्फ ये डिफरेंस है, बाकी सारी चीजें सेम है। अब अकॉर्डिंगली बैलेंस करो, इसकी वैलेंसी 2 है तो यहाँ पर लगेगी 2 हाइड्रोजन। ठीक है, इसकी वैलेंसी 1 2 3 4 कंप्लीट हो गई। इसकी वैलेंसी 1 2 3, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 1 हाइड्रोजन लगाएंगे और यहाँ पर अगेन क्या कर देंगे, 2 हाइड्रोजन। तो इसको बोला जाता है क्लोरोप्रीन। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, क्लोरोप्रीन, या वी कैन से 2 क्लोरो 1,3 ब्यूटाडाइन। सिंपल है पॉलीमराइजेशन, जैसा हमने नेचुरल रबर में देखा। क्या होगा, यहाँ का बॉन्ड ब्रेक होगा, ये इसकी वैलेंसी फ्री हुई इस तरफ, ठीक है, और इसकी फ्री हुई इसी तरह, यहाँ का ब्रेक होगा, इसकी और इसकी फ्री होगी। ये दोनों आपस में मिलकर डबल बॉन्ड बनाएंगे और इन दोनों फ्री वैलेंसी के साथ दूसरे मोनोमर से ज्वाइन होंगे। तो होगा क्या, यहाँ पर कुछ इस तरीके से होगा, CH2 देन C, यहाँ पर हो जाएगा Cl, यहाँ पर हो जाएगा, सॉरी हाँ, यहाँ पर हो जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ पर हो जाएगा CH CH2, इस तरीके से इसके मॉलिक्यूल्स। फाइन, तो देखो ये दोनों बॉन्ड ब्रेक होंगे, यहाँ पे ये दोनों आपस में मिलकर क्या करेंगे, एक बॉन्ड डबल करेंगे यहाँ पर, और ये दोनों फ्री वैलेंसी के साथ बाहर जाएंगे। तो ये जो प्रोडक्ट बना, अब इसको क्या बोला जाएगा, नियोप्रीन। बिल्कुल सिमिलर है, जो चीज हमने नेचुरल रबर में देखे वही चीज यहाँ पर है, सिर्फ CH3 की जगह हमको यहाँ पर क्या ऐड करना है, Cl। तो कंपेरेटिवली स्टडी से आप लोग अगर नेचुरल रबर पता है तो नियोप्रीन बहुत आसानी से पता कर सकते हो। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद इसके आगे चलते हैं। इसका यूज नीचे ही देख लेते हैं। ठीक है, ये भी रबर है, प्रॉपर्टीज रबर जैसी होगी। तो इसका यूज देखते हैं। बेसिकली ये कन्वेयर बेल्ट के बनाने में काम आता है। कन्वेयर बेल्ट पता है ना, एक बेल्ट होते हैं, देखो मशीनरी के अंदर इस तरीके से घूमते रहते हैं, या एयरपोर्ट के अंदर जो है वो जो लगेज का जो होता है सेक्शन, उसमें जो बेल्ट के ऊपर पूरा घूमता रहता है। तो कन्वेयर बेल्ट एक चीज को दूसरी जगह ले जाने, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए काम आते हैं। तो वो रबर के अगर बेल्ट बना रहे हम लोग, वो किससे बनाते हैं, नियोप्रीन से। उसके बाद में हॉस पाइप्स, हॉस बनाते हैं। हॉस मतलब जो रबर के पाइप्स होते हैं, देखो गैस के कनेक्शन के अंदर भी जो रबर का पाइप होता है, ठीक है, इसी तरह गैसकेट वगैरह होती है, ये सारे काय के लिए इससे बनते हैं, नियोप्रीन से। सो दिस इज द नियोप्रीन का
पॉलीमराइजेशन। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग इसके बाद एक क्लास देखेंगे। फाइन। नाउ अब एक लास्ट पॉलीमर है, दैट इज विस्कोस रेयॉन। विस्कोस रेयॉन, ओके। लास्ट पॉलीमर इज विस्कोस रेयॉन। रेयॉन नाम सुने होंगे सब। देखो रेयॉन के कपड़े आते हैं ना, एकदम जो है सॉफ्ट कपड़े होते हैं, रेयॉन, उसे रेयॉन बोला जाता है। तो बेसिकली विस्कोस रेयॉन भी वही पॉलीमर है। अब याद रखना, ये जो विस्कोस रेयॉन पॉलीमर है ये है सेमी सिंथेटिक। ये कैसा है? सेमी सिंथेटिक। अच्छा, अब अगर किसी को याद होगा क्लासिफिकेशन में, तो सेमी सिंथेटिक पॉलीमर किसे कहते थे? सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स आर द पॉलीमर जिनका सोर्स नेचुरल होता था, लेकिन उस पे कुछ केमिकल रिएक्शन करते थे और उसको क्या करते थे? स्ट्रॉन्ग बनाते थे, उनकी प्रॉपर्टी को बढ़ाते थे। याद है? सेमी सिंथेटिक पॉलीमर ऐसे पॉलीमर होते थे जिनका सोर्स नेचुरल होगा, जो नेचुरल पॉलीमर होंगे, बट उनके ऊपर कुछ केमिकल रिएक्शन करके उनकी प्रॉपर्टीज को क्या किया जाता है? एनहांस किया जाता है। यस, तो याद रखना, ये सेमी सिंथेटिक है, मतलब इसका जो पॉलीमर है, इसका जो स्टार्टिंग पॉलीमर लेट से वो बोल सकते हैं, वो नेचुरल होगा और वो होता है सेल्यूलोज। ठीक है, सेल्यूलोज। याद रखना, सेल्यूलोज इज अ नेचुरल पॉलीमर। सेल्यूलोज नेचर में पाया जाने वाला पॉलीमर है। तो हम लोग क्या करेंगे? सेल्यूलोज को लेंगे, उस पर कुछ केमिकल रिएक्शंस करेंगे और उसके बाद उससे जो कंपाउंड मिलेगा वो क्या हो जाएगा? हमारा विस्कोस रेयॉन। आगे बात समझ में? तो नेचुरल पॉलीमर कौन सा है हमारा? सेलुलोज। सेलुलोज क्या होता है? C6H10O5। ये मोनोमर्स का इन मॉलिक्यूल्स आपस में ज्वाइन होता है, जो होता है सेलुलोज का कंपाउंड। ठीक है, तो C6H10O5 ये सेलुलोज का कंपाउंड। अच्छा, अगर उसका स्ट्रक्चर कुछ देखेंगे ना, वो बायोमॉलिक्यूल्स में बहुत डिटेल में आएगा। यहाँ पर ऑक्सीजन होती है इस तरीके से, और यहाँ पर बहुत सारे क्या होते हैं? OH ग्रुप वगैरह अटैच होते हैं। फाइन, यहाँ पर एक OH ग्रुप होगा, यहाँ पर OH ग्रुप होगा, इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है। तो 6 मेंबर्ड की रिंग में से 5 कार्बन होंगे, एक ऑक्सीजन होगा और बहुत सारी जगह OH और H ग्रुप अटैच रहेगा। ठीक है, तो अब देखो, हमको इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखना है। हर बार ये ना लिखते हुए हम लोग इसको कैसे लिखेंगे? हमको उसमें से एक OH ग्रुप का काम है। ठीक है, तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, सेल्यूलोज का CELL सेल, और लास्ट में लिख लेंगे क्या? OH। इसका मतलब ये पूरा सेल्यूलोज का स्ट्रक्चर है, और जिस OH का हमको काम है, जिसके ऊपर से रिएक्शन होगी, उसको सिर्फ क्या किया मैंने? अलग लिखा। ये रिप्रेजेंटेशन समझ में आया? एक्चुअल मोनोमर ये है। एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन कुछ इस टाइप का होता है। बहुत सारे OH ग्रुप, बहुत सारे H ग्रुप जो है 6 मेंबर्ड की रिंग में क्या होते हैं? अटैच होते हैं। बट हमको काम सिर्फ एक OH ग्रुप का है, आइदर वो फर्स्ट वाला होगा या फिफ्थ वाला होगा। तो उस एक OH को क्या करेंगे? हम लोग अलग से लिखेंगे, और इसके पीछे पूरा के पूरा स्ट्रक्चर क्या है? सेलुलोज का। आगे बात समझ में? तो ये क्या हो गया? मॉडिफाइड रिप्रेजेंटेशन। सो दिस इज द मॉडिफाइड रिप्रेजेंटेशन, है ना? उसको हम लोग कैसे लिखेंगे? CELL, और इसको लिखेंगे, तो दिस इज सेल OH। तो सेल OH समझ में आया? ये पूरा सेलुलोज का स्ट्रक्चर है, और यहाँ पर क्या होगा? OH ग्रुप। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर एक के बाद एक इसकी रिएक्शंस देखते हैं। ठीक है, अब देखो रिएक्शन जो होगी वो पहले मैं रिएक्शन सारी लिखता हूँ। 3-4 रिएक्शंस है, सिंपल सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। उसके बाद हम लोग उसको समझेंगे। सबसे पहला काम जो होता है, सेल OH जो हमारे पास जो सेलुलोज है, उसकी रिएक्शन हम लोग कराते हैं NaOH के साथ, है ना? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। उसकी रिएक्शन किससे कराएंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो होगा कुछ यूं कि ये वाला जो H है, ये OH और ये H आपस में मिलकर क्या बनाएंगे? वाटर। और ये Na कहां पर आ जाएगा? ऑक्सीजन के साथ। तो इस रिएक्शन के बाद क्या बनेगा? सेल ONA, और बाहर क्या निकल जाएगा? वाटर का मॉलिक्यूल। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप। बिल्कुल सिंपल स्टेप है। सेलुलोज सेल OH के साथ NaOH की रिएक्शन कराओ, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, और जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा? सेल ONA। फाइन, इसे फाइन। दूसरी रिएक्शन सेल ONA। अब ये जो हमको मिला, उसकी रिएक्शन मैं कराऊंगा कार्बन डाइसल्फाइड के साथ। ठीक है, कार्बन डाइसल्फाइड। कार्बन है, 2 सल्फर है, इसको क्या बोल देंगे? कार्बन डाइसल्फाइड। तो इस केस में जो है मुझको जो कंपाउंड मिलता है वो मिलता है सेल OC डबल बॉन्ड O एंड SNA।
अब जरा देखो क्या हुआ, एकदम सिंपल है, कुछ नहीं है। सेल ओ Na इसकी रिएक्शन की मैंने किसके साथ, कार्बन डाइसल्फाइड के साथ। तो अब यहाँ से Na को हटाओ, ठीक है, उसकी जगह क्या ऐड करो, कार्बन ऐड करो, और इस तरीके से, सॉरी यहाँ पर O नहीं है, यहाँ पर S है, 2 सल्फर है ना, ठीक है, तो 2 सल्फर है, तो एक सल्फर कार्बन के साथ डबल बॉन्ड में लगेगा, एक सल्फर सिंगल बॉन्ड में रहेगा, और ये वाला पार्ट इधर आएगा। तो सिंपल होगा क्या, ये Na हटेगा, ये पूरा CS2 ऐसे ही लगेगा, तो एक CS यहाँ पर लगेगा, एक CS इसके साथ, और यहाँ पर Na क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। तो ये जो कंपाउंड बना, जब हमने उसकी रिएक्शन किसके साथ करी, सेल ONA के साथ जब कार्बन डाइसल्फाइड की रिएक्शन करी, ये जो कंपाउंड बना उसको बोला जाता है सेलुलोज xanthate, ठीक है, दैट कंपाउंड इज कॉल्ड एज सेलुलोज xanthate। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन सेलुलोज xanthate का फिर से हाइड्रोलिसिस कराओ, तो अब हमको जो मिला सेल OC डबल बॉन्ड S, यहाँ पर मिला SNA, इसकी फिर से हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस करते हैं, मतलब उसकी रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, वाटर के साथ कराते हैं। तो वाटर के साथ जब इसकी रिएक्शन होगी तो ये कंपाउंड कुछ इस तरीके का बनेगा, यहाँ पर बनेगा सेल OC डबल बॉन्ड, ओके, S, और यहाँ पर हो जाएगा SH, और बाहर निकल जाएगा क्या, NaOH। बाहर क्या निकल गया हमारा, NaOH हमारा बाहर निकल गया। आई बात समझ में। तो सिंपल सी चीज है, H2O, यहाँ पर Na, यहाँ पर OH, NaOH बाहर निकला, तो इसकी जगह, अच्छा इसमें से अगर Na के साथ OH ने रिएक्ट कर लिया, बचा क्या, यहाँ पर बची सिर्फ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के साथ वो क्या आ जाएगी, हाइड्रोजन सल्फर के साथ अटैच हो जाएगी, एक चेंज इसमें होगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे देखेंगे हम लोग। तो ये 3 रिएक्शन हो गई। अब फाइनली होगा क्या, ये जो हमारा कंपाउंड बना सेल OC डबल बॉन्ड S, और यहाँ पर क्या बना SH, इसकी रिएक्शन हम लोग फिर से कराते हैं वाटर के साथ। इसकी रिएक्शन फिर से क्या करेंगे हम लोग, वाटर के साथ कराएंगे। तो अब देखो होता क्या है, जब इसकी रिएक्शन वापस से वाटर के साथ होगी तो फिर से हमको पुराना जो सेल OH था विद मॉडिफाइड कैरेक्टरिस्टिक्स वो मिलेगा, और कार्बन डाइसल्फाइड क्या हो जाएगी, वो बाहर निकल जाएगी। ध्यान से देखिए, इसकी रिएक्शन फिर से मैंने किसके साथ कराया, वाटर के साथ, ठीक है, H2O, तो ये O के साथ H आ गया, CH2 बाहर निकल गई, ठीक है। ध्यान से देखो जरा, यहाँ पर की एक हाइड्रोजन इसके साथ आ गई, ये क्या बन गया, सेल OH, ठीक है, CH2 बाहर निकल गया CH2 के फॉर्म में। अब यहाँ बचा क्या, यहाँ OH बचा, यहाँ क्या बचा, H बचा, ये दोनों भी आपस में मिलकर क्या बना लेंगे, वाटर मॉलिक्यूल। तो इस तरीके से हमको ये जो सेल OH मिला, अब देखो स्टार्टिंग में भी ये यूज था, ये था, और फाइनली ये मिला, बट इसको बहुत सारे केमिकल प्रोसेस से हमने गुजारा, इस वजह से अब ये जो मिलेगा इसको बोला जाता है विस्कोस रेयन, ठीक है, इसको बोलते हैं विस्कोस रेयन, विच इज द मॉडिफाइड सेलुलोज, और इसको हम लोग बोल दे सकते हैं सेलुलोज के फिलामेंट्स, या धागे की शक्ल में सेलुलोज मिलेगा। जो नेचुरल सेलुलोज हमने लिया था ना स्टार्टिंग में सेल OH, दैट वाज नथिंग बट द वुड पल्प। देखो वुड पल्प पता है सबको, यहाँ पे एक दरख्त है, यहाँ पे एक ट्री है, उसके जो है जब उसके तने को काटेंगे तो जो उसके बीच का जो हिस्सा होता है दैट इज कॉल्ड एज वुड पल्प। तो सेलुलोज वुड पल्प के फॉर्म में था। हमने बहुत सारी केमिकल रिएक्शन से जब लास्ट में वापस जो सेलुलोज मिला वो कैसा मिलेगा, फिलामेंटल फॉर्म में, मतलब थ्रेड्स के फॉर्म में मिलेगा, और उसे हम लोग क्या बोलते हैं, विस्कोस रेयन। आगे बात समझ में। तो ये पूरा प्रोसीजर विस्कोस रेयन का है। नाउ अब जितने भी इंपॉर्टेंट पॉलीमर्स थे उनके मोनोमर क्या थे, प्रिपरेशन क्या था, यूजेस क्या थे, वो पार्ट हमारा फिनिश हो गया। अब 1-2 छोटे छोटे पार्ट्स बचे हैं, उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।